हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एडवोकेट सोनाली जैन और आप देख रहे हो लॉ थ्रू माय लेंस। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट आई कैन शेयर ऑल माय लीगल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक कंपनी है जिसने 100 करोड़ का लोन लिया था और वो उसे रीपे नहीं कर पाती, तो क्या मैं जाके उनके मेंबर्स को या फिर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को स्यू कर सकती हूँ? तो मोस्टली पीपल का यही आंसर होगा कि येस, वी कैन sue the members of the company or the owners of the company. But in company law, the answer is clearly no. And let's understand why is this no. So the basic foundation of company law is that company is a separate legal personality or a company has a separate legal identity. So once a company is registered or incorporated, it can sue in its own name. It can be sued in its own name. It owns its own assets. It owns its own contractual obligations and it owns its own liabilities. These liabilities or assets are not for the members or founders of the company. तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो वो उस कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं, ना कि उस कंपनी के एसेट्स। सिमिलरली अगर किसी कंपनी में कोई डेट्स हैं तो वो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स या प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी उस कंपनी की लाइबिलिटीज भी उसी तरीके से ओन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की एक अपनी सेपरेट पर्सनालिटी होती है, एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन लीगल टर्म्स। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बिकॉज कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन एंड वंस इट्स इनकॉर्पोरेटेड it goes into the identity of that artificial legal person created by law. चलो अब इस कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही रिनाउंड यूके के केस लॉ से समझते हैं। ये केस लॉ था सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड को लिमिटेड। तो इस केस में क्या होता है, जो सैलोमन होता है वो अपना एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस चला रहा होता है, बूट मैन्युफैक्चरिंग एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग का। अब उसको लगता है कि इसको एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में ट्रांसफर करना चाहिए, तो वो एक कंपनी बना देता है जिसमें उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। तो अब क्या होता है कि कंपनी ना लिक्विडेशन में चली जाती है क्योंकि वो डेट्स वगैरह नहीं पे कर पाती और बिजनेस नहीं चल पाता है। तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये जो बिजनेस था, ये जो कंपनी फॉर्म करी थी सैलोमन ने, वो एक शैम कंपनी थी क्योंकि इसमें सैलोमन ही उसका शेयर होल्डर था और सारी लाइबिलिटी सैलोमन की ही होती है। तो यूके के लॉर्ड्स ने ये इस केस में बोला कि सैलोमन की कोई इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं है इस केस में, क्योंकि once the company is formed, it acquires the nature of artificial legal person और उसकी अपनी liabilities है which is separate from the liability of Salomon। और ये कंपनी जो कि लिक्विडेशन में चली गई है, तो ये सारे डेट्स जो वो क्रेडिटर्स को ओन करती है वो कंपनी के होंगे, ना कि इंडिविजुअली सैलोमन के होंगे। तो हमने समझा कि कंपनी की जो कॉर्पोरेट लीगल पर्सनालिटी है वो एक कर्टेन की तरह होती है, मतलब कि एक पर्दे की तरह होती है जो कि उसको सेपरेट करती है उसके प्रमोटर्स से, उसके मेंबर्स से, शेयर होल्डर्स से और डायरेक्टर्स से। ये पर्दा जो इन प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में होता है, इस पर्दे को कहते हैं कॉर्पोरेट वेल, जो कि कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करता है एंड दिस आइडेंटिटी इज इन द आईज ऑफ लॉ फॉर एनी assets or liabilities which a company owns। पर इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये कॉर्पोरेट वेल हर केस में एग्जिस्ट करती है, और क्या कोर्ट हमेशा ये बोलता है कि कंपनी के लाइबिलिटीज या उसके एसेट्स हमेशा ही सेपरेट होते हैं फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स या मेंबर्स। चलो ये समझते हैं कि कब कब कोर्ट इन केसेस में लिफ्ट करता है इस पर्दे को या फिर कर्टेन को, और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। देखो, जब भी कोर्ट कंपनी के कॉर्पोरेट वेल के बियॉन्ड देखता है, मतलब कंपनी के बियॉन्ड जाके ये देखता है कि उस कंपनी का पर्पस क्या था फॉर्म करने का, और उस कंपनी को एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो उस केसेस में उसे बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। मतलब कि कोर्ट ने वो कर्टन हटा दिया एंड इट्स लुकिंग बियॉन्ड द पर्सनैलिटी, बियॉन्ड द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। अब ये केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज फॉर्म होती हैं बेसिकली टू
fraud or to cheat the creditors. जैसे कि कोई कंपनी फॉर्म हुई है बाय द प्रमोटर्स और इट्स डायरेक्टर्स ओनली टू इवेट टैक्सेस, तो उस केस में कोर्ट बियॉन्ड जाएगा इस कॉर्पोरेट वेल में और देखेगा कि कौन पर्सन इन कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कभी कभार ऐसी कंपनीज भी फॉर्म होती हैं जिनमें जो उसके प्रमोटर्स होते हैं या उसके डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी इसलिए बनाते हैं ताकि वो उसको एक एजेंसी के फॉर्म में होल्ड कर सके। मतलब कोई एक पेरेंट कंपनी होती है और वो उस कंपनी को एज अ एजेंसी होल्ड कर रही होती है फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पसेस और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। तो उन केसेस में कोर्ट ये लिफ्ट कर देता है कॉर्पोरेट वेल को और देखता है कि क्या है उस कंपनी का फॉर्मेशन का पर्पस। So, for understanding the concept of lifting of corporate veil and the instances or the grounds on which this corporate veil is lifted, along with illustrative case laws, make sure to attend the second part of this video, which will be primarily on how the corporate veil of the company is lifted with all such case laws and instances from real life. I hope you like this video. Share, like, and subscribe to my channel and share it with your friends and families for more such updates.